नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 26 नवंबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फाइंडिंग से संबंधित जो आर्टिकल है वो डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे कल जो हमारा एक आर्टिकल छूट गया था यूनिफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से संबंधित, कहाँ पे यूनिफाइड, टेलीकॉम कंपनीज और इंटरनेट कंपनीज के लिए डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक हम मिडिल इनकम ट्रैप वाला जो इशू है वो रिवाइज करेंगे और सबसे लास्ट में आज आर्टिकल डिस्कस करेंगे ये नीचे वाला सस्टेनेबल वेलबींग से संबंधित। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी से संबंधित इंटरव्यू पब्लिश हुआ है। क्रिप्टो करेंसी से संबंधित ना बिल सरकार लेके आने वाली है पार्लियामेंट में। बिल क्या होगा वो तो अभी पता नहीं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी का इशू तो हमने काफ़ी बार डिटेल से डिस्कस किया है। अगर आपको रिवाइज करना हो तो 7 जून को डिस्कस किया था। आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब में OnlyIS क्रिप्टो करेंसीज। तो अब एक जो नया आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल में तो पुराने ही पॉइंट्स हैं, रिपीटेड हैं। और कोट आज का है अल्बर्ट आइंस्टाइन का, आई फियर द डे व्हेन टेक्नोलॉजी विल सप्रेस ह्यूमन इंटरेक्शन एंड वर्ल्ड विल हैव ए जनरेशन ऑफ इडियट्स। आइंस्टाइन ने कहा था कि मैं डरता हूं ऐसा दिन आएगा जब टेक्नोलॉजी की वजह से ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो जाएगा और वर्ल्ड में एक इडियट्स की जनरेशन इमर्ज होकर आएगी। ये बात तो बिल्कुल सच बोली उन्होंने बहुत पहले। आजकल ऐसा हो रहा है सोशल मीडिया पर, कितने लोग मिले ही नहीं, मतलब वर्चुअल लाइफ जी रहे हैं। दोस्ती भी है तो वो भी सोशल मीडिया पर, रियल लाइफ में कभी नहीं मिले। और डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले देखो, आज अगर आपको डिस्कशन में ट्रैफिक का थोड़ा सा शोर आए ना, उसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी जिस होटल में मैं रुका हूँ ना मिजोरम में, आइजोल में, वो बिल्कुल रोड के ऊपर ही है। तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक का शोर हो सकता है कि माइक रिमूव ना कर पाए और आपको आए। आज वैसे सुबह सुबह यहाँ पे मिजोरम में बहुत तेज़ भूकंप आया। न्यूज़ वेबसाइट्स में पता नहीं अभी तक आया है या फिर नहीं आया है। नॉर्थ ईस्ट की जो न्यूज़ है कई बार पब्लिश करते नहीं न्यूज़ चैनल्स वाले, न्यूज़ वेबसाइट्स वाले, लेकिन यहाँ पे तो बहुत तेज़ भूकंप आया सुबह सुबह। खैर बच गए, इसलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एडिशन 5 की फाइंडिंग्स से संबंधित है। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इससे पहले कि हम आज का आर्टिकल डिस्कस करें, हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से संबंधित कुछ बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये पूरे देश में किया जाने वाला सर्वे है। सैंपल्स लिए जाते हैं पूरे देश में और डेटा कलेक्ट किया जाता है। मकसद इस सर्वे को कंडक्ट करने का यही है, लेटेस्ट अप टू डेट डेटा मिले फर्टिलिटी से संबंधित, फैमिली प्लानिंग से संबंधित, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेशियो, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, चाइल्ड हेल्थ का स्टेटस, मैटरनल हेल्थ का स्टेटस, ये सब जो इंडिकेटर्स हैं ना, इनसे संबंधित लेटेस्ट डेटा कलेक्ट किया जाता है इस सर्वे के अंतर्गत। 1992-93 में सबसे पहली बार ये सर्वे कंडक्ट किया गया था। और अब जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ये लेटेस्ट सर्वे यानी एडिशन 5 के सर्वे की फाइंडिंग्स से संबंधित है। थोड़ा सा डिले हो गया एडिशन 5 कोविड-19 के चलते, लेकिन देखो एक बात आप बोल सकते हो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में, हर 10 साल बाद जो सेंसस कंडक्ट होता है ना, उसके बाद ये जो सर्वे है ना वो सबसे ज़्यादा एग्जॉस्टिव डेटा देता है। मतलब सेंसस से तो ऑफकोर्स हमारे देश में जो डेटा मिलता है सबसे ज़्यादा डेप्थ का डेटा और एग्जॉस्टिव डेटा मिलता है, लेकिन सेंसस के बाद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ऐसा सर्वे है जो सबसे ज़्यादा एग्जॉस्टिव और डेप्थ वाला डेटा प्रोवाइड करता है। फ़ायदा इसका ये होता है, जब देखो इतना ज़्यादा डिटेल्ड डेटा मिलेगा फैमिली हेल्थ से संबंधित तो सरकार को भी पता लगेगा ना कहाँ डेफिशिएंसीज हैं, कहाँ कमियां हैं जिन्हें इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, क्या फर्दर स्टेप्स लिए जा सकते हैं, या फिर ऑलरेडी जो स्कीम्स या फिर पॉलिसीज़ हैं उनको कैसे अमेंड करने की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें सरकार को पता लगती हैं और सरकार फिर उसी हिसाब से एक्शन लेती हैं। तो इस सर्वे के जो रिजल्ट सामने आए हैं ना वो मिक्स्ड हैं। एक तरफ देखो रेडिकल इंप्रूवमेंट देखने को मिला है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में, सेक्स रेशो में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और पॉपुलेशन कंट्रोल भी अब इंडिया की हुई है। पहले टोटल फर्टिलिटी रेट पिछले सर्वे के अनुसार थी 2.2, यानी एक एवरेज महिला पूरे जीवन काल में 2.2 बच्चों को जन्म देती थी, मतलब एवरेज है। लेकिन अब लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार हमारे देश में टोटल फर्टिलिटी रेट और कम हो गई है, 2.2 से घट के हो गई है 2। मतलब साफ है कि अब हम पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो
ज़्यादातर बच्चों के जो जन्म हैं वो इंस्टीट्यूशंस में हो रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल्स में बच्चों का जन्म जब होता है ना, तो देखो हर प्रकार की बच्चे की और मदर की जो बेहतर हेल्थ है वो सुनिश्चित की जा सकती है एज़ कंपेरिजन टू आज भी रिमोट एरियाज़ में दाई जो बच्चों का जन्म करवाती है ना, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाने पर बच्चे की कई बार डेथ हो जाती है, मदर की डेथ हो जाती है। तो ये प्रोसेस ठीक नहीं है। सरकार हमेशा से प्रयास करती आई है कि सभी बच्चों का जो जन्म हो वो हॉस्पिटल्स में ही हो, ताकि अनावश्यक रूप से मदर्स की या फिर बच्चों की जान ना जाए। तो इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5th एडिशन में ये अच्छी खबर सामने आई है कि अब ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ बच्चों के जो जन्म हैं वो हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं। इसके बाद आर्टिकल में बात की जाती है सेक्स रेशियो की। देखो सेक्स रेशियो पहले से तो इम्प्रूव हुई है। आप ये इन्फोग्राफिक देखिए, हमारे देश में 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहाँ पे आज के समय में सेक्स रेशियो 1000 से ज़्यादा है। ये सारे जो आप ग्रीन वाले स्टेट्स देख रहे हो, यहाँ पे सेक्स रेशियो इज़ मोर देन 1000, यानी 1000 मैन के पीछे ज़्यादा महिलाएं हैं। ये जो येलो वाले स्टेट्स हैं, यहाँ पर सेक्स रेशियो है 950 से लेके 1000 के बीच में। और ये जो लाल वाले स्टेट्स हैं ना, बहुत ही ख़राब, यहाँ पे सेक्स रेशियो कितनी है, 950 से कम है। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, ये देखो हमने जो बात की ये तो ओवरऑल सेक्स रेशियो की है, लेकिन अंडर 5 जो सेक्स रेशियो है ना, उसकी सिचुएशन अभी भी ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर गवर्नमेंट को आवश्यक लाज लाने की आवश्यकता है, और जो भी पॉलिसीज़ की रिक्वायरमेंट है या फिर जो पॉलिसीज़ ठीक करनी है उनको ठीक करने की आवश्यकता है, क्योंकि अंडर 5 सेक्स रेशियो अभी भी काफ़ी कम है। इसके बाद आर्टिकल में बोला जाता है चाइल्डहुड न्यूट्रिशन। बच्चे जो वेस्टिंग का शिकार होते हैं या फिर स्टंटिंग का शिकार होते हैं, एज के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ पाती, ये होता है स्टंटिंग। और वेस्टिंग का मतलब होता है हाइट के हिसाब से वेट ना होना। तो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, लेकिन ये इनसफिशिएंट है। यहाँ पर देखो मार्जिनल इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इनसफिशिएंट है। और ज़्यादा कोरेक्टिव एफर्ट्स सरकार को लगाने की आवश्यकता है चाइल्डहुड न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए। और देखो चूँकि अभी तो कोविड-19 की महामारी आई, तो चाइल्डहुड न्यूट्रिशन की जो समस्या है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो इसलिए सरकार को इस मैटर पर बहुत ज़्यादा सीरियस स्टेप्स लेने की आवश्यकता है। इस बार देखो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में पहली बार ब्लड शुगर एंड हाइपरटेंशन संबंधित डेटा भी कलेक्ट किया गया। तो डेटा जो सामने आया है उससे पता लगता है हमारे देश की जनता में लाइफस्टाइल डिजीज़ जो हैं वो बढ़ते जा रही हैं। यहाँ पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बारी आती है लास्ट में कंक्लूजन की। कंक्लूजन में कहा जाता है 6 लाख हाउस होल्ड्स का सैंपल साइज लिया गया इस सर्वे में, और स्टेट संबंधी डेटा भी रिलीज़ किया गया है। देखो कुछ स्टेट्स क्वेश्चन उठा सकते हैं डेटा की ऑथेंटिसिटी पे, क्योंकि पॉलिटिक्स पे इन्वॉल्व हो जाती है। आपको पता है, अगर पता लगेगा सर्वे में कि इस राज्य में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, तो उस राज्य की जो रूलिंग पार्टी है, सरकार है, मना करेगी नहीं नहीं हमारे राज्य में सिचुएशन ठीक है। तो पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए इस सर्वे के रिजल्ट पर। बस प्रयास करने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी मिल के, जहाँ भी लैकुना है, जहाँ भी कमी है जिस भी इंडिकेटर में, उसको मिल के सुधारा जाए और हमारे देश में जो सिटीजन्स हैं उनकी बेहतर जो हेल्थ है वो सुनिश्चित की जाए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की फाइंडिंग्स से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यूनिफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये कल का आर्टिकल है जो हमारा रह गया था। यूनिफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क किसके लिए? टेलीकॉम कंपनीज के लिए और इंटरनेट कंपनीज के लिए। टेलीकॉम कंपनीज जैसे जियो, वोडाफोन, आइडिया, और इंटरनेट कंपनीज जैसे अमेजोन, फेसबुक, गूगल। फिर से बोलता हूँ, इंटरनेट कंपनीज जैसे कि गूगल, फेसबुक, अमेजोन, और टेलीकॉम कंपनीज तो आपको पता ही है, वोडाफोन, आइडिया, जियो, ये सब। देखो इन दोनों के बीच में ना, टेलीकॉम कंपनीज और इंटरनेट कंपनीज के बीच में कंपटीशन भी है और कोऑपरेशन भी है। कंपटीशन कैसे है? आज के समय में देखो कितने कम लोग मैसेज भेजते हैं, टेक्स्ट मैसेज। मतलब ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यहाँ पर मैसेज भेज देते हैं। और व्हाट्सएप कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध है, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो कॉल भी अब कम लोग करने लगे हैं।
तो डायरेक्टली अगर इंटरनेट कंपनीज ऊपर जा रही हैं तो ये टेलीकॉम कंपनीज नीचे आ रही हैं, क्योंकि इंटरनेट कंपनीज का लोग ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, व्हाट्सएप का और इन सब का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो डेफिनेटली टेलीकॉम कंपनीज का कम इस्तेमाल होगा, उनका काम कम होगा। तो यहाँ पर ना दोनों के बीच में कंपटीशन है। यूके का डेटा भी है कि एसएमएस वॉल्यूम जो है पिछले 5 सालों में 0.5 to 10 बिलियन तक कम हो गया है, बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। और कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध है, इसलिए टेलीकॉम कंपनीज को एक अलग ही तरह का थ्रेट है। तो ये तो हमने बात की कंपटीशन की। अब बात करें कोऑपरेशन कैसे चलता है। आपको एक बात बताऊं, फेसबुक की, गूगल की, दोनों की हिस्सेदारी है रिलायंस जियो में। चलो ये छोड़िए, हिस्सेदारी तो आपको लगता होगा कि ऐसे भी हो गई होगी। रिलायंस जियो ने ना थोड़े समय पहले गूगल के साथ टाई अप किया था हैंडसेट्स के लिए। अभी क्या स्टेटस है पता नहीं, मतलब सर्च करना पड़ेगा, लेकिन ये खबर है, मुझे याद है इन दोनों ने आपस में टाई अप किया था। ये जो कंपनीज है ना, एप्पल हो गई, ये अपने आप में एक वोल्ड गार्डन बनाना चाहती हैं। मतलब ये यूं चाहती हैं कि किसी भी सर्विस के लिए किसी दूसरे कंपनी के पास हमारे क्लाइंट को ना जाना पड़े। जैसे रिलायंस जियो है, रिलायंस जियो भी वैसा ही वोल्ड गार्डन बनाना चाहती हैं। रिलायंस जियो ने कितनी सारी एप्लीकेशंस लॉन्च करके रखी हैं, गाने की अलग एप्लीकेशन, मूवीज़ की अलग से एप्लीकेशन, न्यूज़ की एप्लीकेशन। मतलब रिलायंस जियो ऐसा चाहता है, हेडसेट भी वो अपना लॉन्च करने लगा है। रिलायंस जियो ऐसा चाहता है कि हमारा जो कंज्यूमर है ना वो हमारे पास आए और हम उसको सारी की सारी सुविधा दे दें, वो किसी दूसरे पर्सन के पास उसे जाना ही ना पड़े, किसी दूसरी कंपनी के पास उसे जाना ही ना पड़े। बट देखो, रिलायंस जियो भी अपने आप में अब हर एक चीज़ में तो एक्सपर्ट है नहीं, तो इसलिए रिलायंस जियो इंटरनेट कंपनीज के साथ बहुत बार टाई अप कर लेती है। तो यहाँ पर इनका आपस में कोऑपरेशन देखने को मिलता है। अब देखो, रेगुलेशन की बात करते हैं। कौन रेगुलेट करता है टेलीकॉम कंपनीज को? ट्राई। और इंटरनेट कंपनीज को कौन रेगुलेट करता है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ट्राई का मतलब है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये वोडाफोन, जियो इनको रेगुलेट करती है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये इंटरनेट कंपनीज को रेगुलेट करती है। रेगुलेशन की आवश्यकता है ही क्यों? बहुत आवश्यकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जियो है, आप जियो का नेट चला रहे हो। जियो चाहे ना ऐसा कुछ कर सकता है कि आपकी साइट पे फेसबुक साइट जो है वो तो जल्दी से खुल जाए 1 सेकंड के अंदर अंदर, लेकिन फेसबुक की जो कंपटीटर साइट्स है ना वो 1 मिनट के अंदर खुले। तो रिलायंस जियो के जो सब्सक्राइबर हैं वो तो फिर देखो फेसबुक ही खोलेंगे, फेसबुक को ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, उन्हें लगेगा फेसबुक को चलाना आसान है यार, जल्दी से खुल जाती है। लेकिन फेसबुक की जो कंपटीटर वेबसाइट है उसको खुलने में तो 1 मिनट लग जाता है, चलाने में मज़ा नहीं आता। ऐसा जियो कर सकता है लेकिन करता नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्राई है। ऐसा करने से ट्राई रोकता है। उसी प्रकार से रिलायंस जियो से कोई दूसरी कंपनी में मैसेज भेजता है, मान लीजिए आइडिया के सब्सक्राइबर को, एयरटेल के सब्सक्राइबर को, तो मैसेज भेजने में जानबूझ के जियो डिले कर सकता है। या फिर कॉल जब आप लगाओगे जियो से दूसरे नेटवर्क पर, जियो चाहे तो कॉल की वो क्वालिटी जो है वो ख़राब कर सकता है। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ट्राई है, टैरिफ को कंट्रोल करने के लिए ट्राई है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ट्राई रेगुलेट करता है। तो ट्राई तो देखो रेगुलेशन ठीक ठाक करता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया रेगुलेशन उतना ठीक से नहीं कर पाता। अब जैसे देखो गूगल है, हमारा ना जो हम इंटरनेट सर्फ करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उसमें ना गूगल कितनी भूमिका निभाता है हमें पता ही नहीं लगता। सबसे पहले जैसे ही हम क्रोम ओपन करते हैं, वो भी गूगल का है, क्रोम भी, चलो मान लिया कुछ लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हैं, तो सबसे पहली जो साइट ओपन करेंगे ना वो google.com ही करेंगे। google.com चाहे तो अपनी मर्जी की वेबसाइट्स को हमारे सर्च में ऊपर ऊपर ला सकता है, और जो साइट्स गूगल चाहता है कि वो सर्च लिस्ट में आनी नहीं चाहिए उसको तो गूगल ब्लॉक कर सकता है। तो इसमें न्यूट्रलिटी कहाँ रही ना? मतलब जितना न्यूट्रल टेलीकॉम कंपनीज को होना चाहिए उतना ही न्यूट्रल जो इंटरनेट कंपनीज हैं उनको भी होने की आवश्यकता है। जैसे अमेजोन है, आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हो, कोई मोबाइल फ़ोन है या फिर पढ़ाने का इंस्ट्रूमेंट है, अब अमेजोन चाहे तो अपनी मर्जी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो लिस्टिंग में ऊपर ऊपर ला सकता है, और जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनको तीसरे चौथे पेज पे ला सकता है। आप बताइए क्या गूगल में या फिर अमेजोन में आप कभी तीसरे चौथे पेज तक जाते हो? रेयरली ऐसा होता है कि हम तीसरे चौथे पेज तक जाते हैं कुछ भी सर्च करने पर। हम पहले पेज पे मैक्सिमम दूसरे पेज तक ही अपनी जो सर्च है वो ख़त्म कर देते हैं।
तो यही तो दिक्कत है ना। तो इनको भी, इंटरनेट कंपनीज को भी न्यूट्रल होने की आवश्यकता है और टेलीकॉम कंपनीज को भी फर्दर न्यूट्रल होने की आवश्यकता है। और इसी के लिए एक यूनिफाइड जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो लाया जा सकता है, और यही आज का आर्टिकल है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया जिसमें राइटर वकालत कर रहे हैं इंटरनेट कंपनीज और टेलीकॉम कंपनीज के लिए एक यूनिफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा के आधार पर विभिन्न कंट्रीज को इन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। जिस देश में ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा $995 से कम है तो वो देश आएगा लो इनकम कैटेगरीज में। उसके बाद जिन देशों में ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा 996 से लेके 3,895 के बीच है तो वो देश आएगा लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में। उसी प्रकार से अपर मिडिल इनकम कैटेगरी है, और वो देश जहां पर ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा 12,056 से ज़्यादा है तो वो देश आएंगे हाई इनकम कैटेगरीज में। इस कैटेगरी में डेवलप कंट्रीज आते हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए, कनाडा, यूरोप के ज़्यादातर कंट्रीज हैं। तो इस प्रकार से हमने ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा के आधार पर विभिन्न कंट्रीज का क्लासिफिकेशन देखा। अब हम समझते हैं मिडिल इनकम ट्रैप को। मिडिल इनकम ट्रैप में अभी तक देखो जो देश फंस गए हैं उनके एग्जाम्पल हैं ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका ये देश देखो पहले लोअर इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में आते थे, लेकिन इन देशों ने काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया और ये मिडिल इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में आने लगे। लेकिन ये मिडिल इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में फंस के रह गए। मतलब जिस हिसाब से पहले उनकी ग्रोथ रेट थी वो सस्टेन नहीं रह सकी, वो हायर इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में नहीं जा सके, क्योंकि आपको पता है डेवलप कंट्रीज में स्किल्स पर काफ़ी ज़्यादा फोकस होता है, टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील जैसे कंट्री में। तो इनको नुकसान होने लगा। नुकसान क्यों होने लगा? देखो, लोअर इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में जब वो थे तो लेबर के वेजेस काफ़ी ज़्यादा कम थे, तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, ये सोच के कि ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका में वेजेस जो हैं वो कम है, हमारी कंपनी अगर यहाँ इन्वेस्ट करती है तो प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकती है। लेकिन ये उनका जो एडवांटेज था वो ख़त्म हो गया जब वो मिडिल इनकम कंट्रीज़ की कैटेगरी में आ गए। तो मतलब समझ गए, दोनों साइड से नुकसान हो गया। ना तो वो हायर इनकम की कैटेगरी में जा सके और ना ही उनको जो फ़ायदे लोअर इनकम कंट्रीज़ की कैटेगरी में रहकर होते थे कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आती थी लेबर सस्ती होने की वजह से, वो फ़ायदा भी उनका ख़त्म हो गया, यानी इन्वेस्टमेंट भी कम आने लगी। इसी ट्रैप को कहा जाता है मिडिल इनकम ट्रैप। मतलब ना तो आप आगे जा पा रहे हो, हायर इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में शामिल हो पा रहे हो, और ना ही आपको वो फ़ायदा मिल पा रहा है जो आपको मिल रहा था जब आप लोअर इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में थे। ऐसा देखो इंडिया के साथ भी हो सकता है, हालांकि अभी हुआ नहीं है, लेकिन कुछ जानकारों का मानना है जिस लिहाज से इंडिया में अभी स्लोडाउन चल रहा है, अगर ये स्ट्रक्चरल स्लोडाउन साबित होता है तो इंडिया भी इसी मिडिल इनकम ट्रैप में फंस के रह जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यह भी कहा जाता है, जैसे देखो पहले इंडिया में वेजेस कम हुआ करते थे तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रही थी, लेकिन इंडिया के कंपैरिजन में आज के समय में बांग्लादेश, वियतनाम, इन देशों में वेजेस ज़्यादा कम हैं और वहाँ पर लेबर रूल्स और रेगुलेशंस इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं हैं। तो इंडिया के बजाय काफ़ी इन्वेस्टमेंट अब इन देशों में जाने लगी हैं। तो इंडिया को जो पहले एडवांटेज हासिल था वो इंडिया के पास अभी एडवांटेज रिलेटिवली पहले की अपेक्षाकृत कम हुआ है, और इसीलिए जानकार बोलते हैं कि इंडिया को कुछ करना होगा ताकि इंडिया इस मिडिल इनकम ट्रैप में फंस के ना रह जाए। अब देखो क्वेश्चन ये आया होगा आपके दिमाग में कि कुछ देश इस मिडिल इनकम ट्रैप में फंस के क्यों रह जाते हैं। इससे पहले हम रीजन्स की बात करें, यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं। थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, ये देश भी देखो मिडिल इनकम ट्रैप में फंस गए हैं। बाकी कुछ ऐसे देशों की बात करें जो इस ट्रैप से नहीं फंसे और एकदम से बाहर निकल गए, वो हैं जापान, साउथ कोरिया। उन्होंने तेज़ी से ग्रो किया और अभी वो हायर इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में आते हैं। रीजन्स की हम बात करते हैं क्यों कुछ देश इस ट्रैप में फंस के रह जाते हैं। सबसे पहले इनएबिलिटी टू शिफ्ट ग्रोथ स्ट्रेटजीज। देखो ग्रोथ स्ट्रेटजीज को जल्दी से शिफ्ट ना कर पाना एक रीज़न है। एग्जाम्पल के साथ अगर हम बात करें,
देखो, जो साउथ अफ्रीका और ब्राजील जैसे देश हैं जो इस ट्रैप में फंस गए, उन्होंने तेजी से ग्रोथ अचीव की, किसकी सहायता से? अपने रिसोर्सिस की सहायता से। लेकिन आप हमेशा रिसोर्सिस के दम पर हायर ग्रोथ रेट सस्टेन नहीं कर सकते। आपको प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ रेट लानी होगी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ रेट आपको अचीव करनी होगी। जैसे देखो, डेवलप कंट्रीज में आपको पता है किस प्रकार से प्रोडक्टिविटी पे काफ़ी फोकस होता है, एजुकेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, सर्विस सेक्टर काफ़ी मजबूत होता है। तो इस प्रकार से जो ग्रोथ की स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए थी वो नहीं की जा सकी इन देशों के द्वारा, और वो मिडिल इनकम ट्रैप में फंस गए। नेक्स्ट रीजन है स्क्यूड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इनइक्वालिटी का काफ़ी ज़्यादा होना। अब देखो, इन देशों में क्या है, कुछ ही लोगों के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ कॉन्सेंट्रेटेड है। वो लोग जो हायरार्की में नीचे आते हैं या फिर मिडिल में आते हैं, मान लीजिए ये वेल्थ की हायरार्की है, ऊपर कुछ ही लोग हैं जिनके पास काफ़ी वेल्थ जनरेटेड है, नीचे जो लोग आते हैं उनके पास काफ़ी कम पैसे हैं, और उनके पास कम पैसे हैं खर्चने के लिए, इस वजह से इकोनॉमी में डिमांड जनरेट नहीं होती, और मिडिल में जो लोग आते हैं वो भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये स्क्यूड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एक रीज़न है कि कुछ देश मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाते हैं। उसके बाद रिकरिंग बूम बस्ट साइकिल, ये साइकिल देखो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में देखा गया है। फॉर एग्जांपल ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में एकदम से वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट्स को आसान बना देता है, और लोन काफ़ी आसानी से लोगों को मिल जाता है। जब लोगों को लोन बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाता है तो वो मार्केट में जाकर खर्च करते हैं, डिमांड जनरेट होती है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ती है। तो इसका असर इनकम लेवल पे भी देखने को मिलता है। लेकिन उसके बाद जितना लोन दिया गया था वो वापस नहीं आ पाता। जैसे इंडिया में नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्रिएट हो गया, तो वहाँ पे एकदम से जब लोगों को लोन मिलता है तब तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्रिएट हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद फिर से स्लो डाउन आ जाता है उन देशों में। तो ये साइकिल चलता रहता है। एकदम से लोन ज़्यादा दिया तो क्या हुआ, ग्रोथ रेट बढ़ी, फिर उसके बाद स्लो डाउन आया, फिर दोबारा ग्रोथ रेट बढ़ी, फिर स्लो डाउन आया। ये साइकिल चलता रहता है, लेकिन इस साइकिल से वो देश बाहर नहीं निकल पाते। समझ गए? होना तो ये चाहिए था ना कि एक बार आपकी ग्रोथ रेट इंक्रीज हो गई तो जापान की तरह, साउथ कोरिया की तरह आप उस इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को सस्टेन करो, तभी आप मिडिल इनकम कंट्रीज की कैटेगरी से बाहर निकल सकोगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये साइकिल जो है ग्रोथ स्लो डाउन का और हायर ग्रोथ रेट का, ये चलता रहता है, और ट्रैप में फंस के रह जाते हैं कुछ देश। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया के बारे में। क्यों कहा जा रहा है कि इंडिया इस ट्रैप में फंस सकता है? मुख्य रीजंस की बात करें, फिलहाल देखो ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी खराब है। ग्लोबलाइजेशन के विरुद्ध जाके काम कर रहे हैं कुछ देश, फॉर एग्जांपल यूएसए। दूसरा रीजन, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमारे देश में जिस गति से आने चाहिए थे उस गति से नहीं आ पाए हैं। देखो जीएसटी आया है, अच्छी बात है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया है, अच्छी बात है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या धीरे धीरे अब दूर होने लगी है। लेकिन देखो अभी भी बहुत सारे इश्यूज पर काम होना बाकी है, जैसे लेबर रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा वीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल रिग्रेशन। ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित जो इंडिकेटर्स हैं वो हमारे देश में अभी भी काफ़ी ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं। स्कूलों में लर्निंग आउटकम बच्चों की काफ़ी कम है। इवन हायर एजुकेशन से संबंधित जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर भी जिस क्वालिटी की एजुकेशन मिलनी चाहिए, इंडस्ट्री ओरिएंटेड, मार्केट ओरिएंटेड, उस हिसाब से अभी भी हम एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड एग्रीकल्चर स्ट्रेस। कल भी हमने डिस्कस किया था कि इस प्रकार से क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वेदर फेनोमेनन है वो काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर हो गए हैं। तो किसानों को काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, और खेती अब धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होती जा रही है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है फॉल इन प्राइवेट कंजप्शन। जब तक देखो मार्केट में कंजप्शन नहीं होगा तो डिमांड जनरेट नहीं होगी, और उस डिमांड को जनरेट करने के लिए इनफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, तो ग्रोथ रेट कैसे होगी? तो हमारे देश में प्राइवेट जो कंजम्पशन है वो नहीं बढ़ पा रही है, इन्वेस्टमेंट काफ़ी वीक है, और एक्सपोर्ट भी हम बूस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेस पे ये कहा जा सकता है कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा कि कहीं इंडिया भी मिडिल इनकम ट्रैप में ना फंस के रह जाए। मतलब आप इनडायरेक्टली यूँ कह सकते हो ये फैक्टर्स हमें मिडिल इनकम ट्रैप में पुश कर रहे हैं।
करना क्या चाहिए इंडिया को? सबसे पहले तो देखो, हमें डाइवर्सिफिकेशन के बजाय स्पेशलाइजेशन पे फोकस करना होगा प्रोडक्शन में। जैसे देखो साउथ कोरिया, जापान, इन देशों ने स्पेशलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री पर। और उसी स्पेशलाइजेशन का नतीजा है कि इन देशों में काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए और उनका अब एक्सपोर्ट होता है दुनिया भर में। तो इंडिया को भी स्पेशलाइजेशन पे फोकस करना होगा, कुछ सेक्टर्स की पहचान करनी होगी जहां पे इंडिया के पास रिलेटिव एडवांटेज है, और थोड़ा सा और फोकस किया जाए तो पूरी दुनिया में हमें उन सेक्टर्स में महारत हासिल हो सकती है। उसके बाद शिफ्टिंग टू प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ। प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ देखो तब आएगी जब स्किल्स हो लोगों के पास। स्किल्स जब तक नहीं होंगी तब तक प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, और मजबूरी में लोगों को मनरेगा के तहत काम करना होगा या फिर किसी तरह की दूसरी मजदूरी करनी होगी। तो आवश्यकता ये है स्किल्स का जो लेवल है लोगों में वो इंक्रीज किया जाए ताकि प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़े। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, हमें प्रोफेशनल टैलेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी। देखो जो प्रोफेशनल टैलेंट होता है काफ़ी ज़्यादा मोबाइल होता है, मतलब इंडिया में जिन लोगों के पास एक्सपर्टीज़ है, जिन लोगों के पास टैलेंट है, वो कोई ज़रूरी नहीं इंडिया में रुकेंगे अगर उनको इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। आप देख लीजिए किस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट या दूसरी बड़ी कंपनीज के जो सीईओ हैं वो इंडियन हैं, तो वो बाहर जाते हैं। इससे अच्छा आप इंडिया में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करो ताकि प्रोफेशनल टैलेंट हमारे देश से बाहर ना जाए, बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए कि दूसरे देशों के जो प्रोफेशनल टैलेंट है वो भी इंडिया में आए काम करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है इफेक्टिव कंपटीशन के रास्ते में जो बैरियर्स आती हैं, बाधाएं आती हैं, आप उन बाधाओं को हटाओ। जैसे देखो लेबर जो लाज हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, गवर्नमेंट काफ़ी बार ऐसी चीज़ें कर देती हैं कि कुछ कंपनीज को फ़ायदा मिल जाता है, कुछ कंपनीज को नुकसान हो जाता है। तो जैसे ई कॉमर्स पॉलिसी जब आई थी अभी कुछ ही समय पहले, तो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज को रिलेटिव एडवांटेज हासिल था, जबकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज का कहना था कि हमें इससे नुकसान होगा। तो इफेक्टिव कंपटीशन का इन्वायरमेंट इंडिया को इंश्योर करना होगा। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक मैनेजमेंट। देखो जो टीयर 3 गवर्नमेंट्स हैं हमारे देश में, पंचायत, म्यूनसिपल बॉडीज़, उनको स्ट्रेंथन करना होगा ताकि वो इकोनॉमी के अहम पिलर बने। सबसे लास्ट में है चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ सोशल प्रोग्राम्स। अभी देखो ज़्यादातर जो हमारे सोशल प्रोग्राम्स हैं ना वो गरीब लोगों पर केंद्रित हैं, गरीब लोगों को एम्पावर करना जरूरी है, लेकिन राइटर के अनुसार इसके साथ साथ वो लोग जो लोअर मिडिल क्लास में आते हैं उनको भी सपोर्ट करने की आवश्यकता है। उनके लिए भी गवर्नमेंट को प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, क्योंकि जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो खर्चते हैं पैसा, और उनके पैसा खर्च करने से कंजम्पशन बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, और डिमांड की पूर्ति के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, ग्रोथ रेट ज़्यादा होती हैं। तो ये हमने कुछ सजेशंस की बात की कैसे इंडिया इस मिडिल इनकम ट्रैप को अवॉइड कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो जो हाल ही में यूएनएफसीसी की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की 26वीं मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, इसमें इंडिया ने ये वादा किया है 2070 आते आते हम नेट जीरो एमिशन स्टेटस को अचीव कर लेंगे। नेट जीरो स्टेटस मतलब जितना कार्बन एमिट होगा इंडिया से उतना ही एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इसके लिए टारगेट रखा है 2050 का। इंडिया की जीत देखो इसलिए हुई इस मामले में क्योंकि इंडिया ने एक मोरल हाई ग्राउंड रखा है कि देखो हमारे देश में पर कैपिटा जो एमिशन है वो ग्लोबल एवरेज से आधे से भी कम है। ग्लोबल एवरेज अगर 10 का है तो हमारे देश में पर कैपिटा एमिशन 5 से भी कम है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में पर कैपिटा एमिशन ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा है। फिर भी हमने 2070 का टारगेट रख दिया क्योंकि हम सीरियसली चाहते हैं, इंडिया चाहता है कि क्लाइमेट चेंज ना हो ज़्यादा। इसके बाद आर्टिकल में ये बोला जाता है G7 जो है ना वो आज के समय में रूल्स नहीं बना रहा है। जैसे ये वेस्टर्न कंट्रीज़ चाहते थे कोल को फेस आउट किया जाए, लेकिन देखो ये इनकी बहुत ज़्यादा चालाकी है जब वेस्टर्न कंट्रीज़ बोलते हैं कोल को फेस आउट किया जाए, क्योंकि कोल ना अभी ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ में एबेंडेंट सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है कोल की सहायता से होती है। तो माना एमिशन होता है कोल से, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एमिशन तो ऑयल से बहुत ज़्यादा होता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ ऑयल को
ऑयल के यूज़ को कम करने की बात नहीं करते, सिर्फ कोल के यूज़ को कम करने की बात करते हैं। लेकिन चाइना और इंडिया के प्रेशर के चलते कोल के फेस आउट संबंधित कोई भी रेजोल्यूशन इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की 26वीं मीटिंग में नहीं पास हो उसका। इसके अलावा हमारे जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है ना भूपेंद्र यादव, इन्होंने साफ साफ बोला कि भैया जो चीज़ें हैं ना कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो पैसा देंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ को और टेक्नोलॉजी देंगे, उस पर आप स्पेसिफिक कुछ नहीं बोलते हो। साफ साफ बोला हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने कि फाइनेंशियल और अदर सपोर्ट के बारे में स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं हैं। तो इस बार जो फाइनल स्टेटमेंट निकल के आया 40 सालों बाद स्पेसिफिक लैंग्वेज है फाइनेंस के ऊपर और एडेप्टेशन के ऊपर, मतलब कैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को पैसे देंगे, कैसे टेक्नोलॉजी देंगे, उन सबसे संबंधित इस बार स्पेसिफिक लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स की सहायता से राइटर ये बोलना चाहते हैं G7 अब रूल्स नहीं बना रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज़ का बड़ा रोल रहा इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग में। नेक्स्ट, इंडिया विल बी इन्वेस्टिंग। इसका मतलब ये है कि देखो कुछ लोग ये बोलते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रही हैं, अगर क्लाइमेट चेंज को कम करना है, नेट जीरो के स्टेटस को अचीव करना है, तो क्या इंडिया को भी अपना अब लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा? क्या इंडिया को भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के रास्ते पर चलना पड़ेगा? राइटर कहते हैं नहीं, क्योंकि अभी तो हमारे देश में डेवलपमेंट तो आ रही थी ना, इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी बिल्ड होगा, वहाँ पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है। तो हमें अपना लाइफस्टाइल उतना ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा। हमें ऐसा नहीं कि ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन चुका है उसे बदलना पड़ेगा, हमें ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर नया बनाना है। तो इंडिया बल्कि इन्वेस्ट कर रहा होगा, ये एक नई चीज़ है। मतलब क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करते करते इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा। तो इंडिया की जो जर्नी रहेगी नेट जीरो स्टेटस अचीव करने में, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ की जर्नी से अलग रहेगी, क्योंकि वहाँ पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप्ड है, उनको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ के नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कंजप्शन से संबंधित 3 सजेशंस यहाँ पर कंजप्शन के फ्रंट पर राइटर देते हैं। सबसे पहला, देखो वेस्टर्न कंट्रीज़ को ना रिसोर्स एंड कार्बन इंटेंसिव गुड्स एंड सर्विसेज से शिफ्ट करना होगा। जैसे कार्स एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, बस और ट्रेन्स का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए, एनिमल्स को बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, प्रोसेस्ड फूड को बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है जिससे एमिशन ज़्यादा होता है, प्लांट बेस्ड डाइट ज़्यादा कंज्यूम की जानी चाहिए वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा। और दूसरा पॉइंट, जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो भी देखो एनर्जी एफिशिएंट हो। जैसे एनर्जी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो कोल या फिर ऑयल वाली ना हो, रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल हो। इलेक्ट्रीफाइंग कार्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हो ना वो एनर्जी एफिशिएंट हो। इसके बाद तीसरा सजेशन है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। मतलब देखो हर एक हाउस होल्ड, हर एक पर्सन कम से कम मिनिमम लेवल ऑफ प्रोस्पेरिटी जो है वो तो अवेल कर सके। जैसे रोटी कपड़ा मकान, हर एक पर्सन, हर एक हाउस होल्ड अफोर्डेबल एनर्जी एक्सेस कर सके, ये हमें इंश्योर करने की आवश्यकता है। अगर देखो कुछ लोग अफोर्डेबल एनर्जी को एक्सेस नहीं कर सकेंगे तो क्या करेंगे? लकड़ी जलाएंगे या फिर जो गोबर के उपले होते हैं उसकी सहायता से खाना बनाएंगे, तो फिर एमिशन होगा। तो बात वही है ना, अगर बेसिक लेवल ऑफ प्रोस्पेरिटी हर एक पर्सन अवेल कर पाता है तो ऑटोमेटिकली क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने की दिशा में हम काम कर रहे होते हैं। इंडिया की जो सिविलाइजेशन की वैल्यूज़ हैं ना वो इस मामले में अच्छी हैं। हम वेजिटेरियनिज्म पे स्ट्रेस करते हैं, वेस्टेज को कम से कम करते हैं। वैसे देखो हमारे देश में ना नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा वेजिटेरियनिज्म है। अभी जहाँ पे मैं हूँ मिजोरम में, यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कि मुश्किल से एक आधा, पूरी जितनी पॉपुलेशन है एक आधा ही कोई वेजिटेरियन मिले तो मिले, अदरवाइज़ यहाँ पे तो कल्चर में है हर कोई नॉन वेजिटेरियन ही है। साउथ इंडिया में भी इतना ज़्यादा वेजिटेरियनिज्म नहीं है। खैर, बात सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ की हो रही हैं, तो हमारे देश में इस प्रकार की वैल्यूज़ अच्छी हैं, ये राइटर का पॉइंट है। तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को ना फोकस्ड रिसर्च ग्रुप्स इस्टेब्लिश करने चाहिए जिनका काम ये हो रिकमेंडेशंस देना, रिसर्च करना कैसे सस्टेनेबल वेलबींग को सुनिश्चित किया जा सकता है। ये फोकस्ड रिसर्च ग्रुप्स पता लगाएं, एनालाइज करें कि ओवर कंजप्शन क्यों होती हैं, और ये भी रिसर्च करें कि हमें डिसेंट लेवल ऑफ वेलबींग के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता है। लास्ट में एक सजेशन राइटर का ये है कि देखो जब 1972 में स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुई थी ना, तो उस समय फिर 1976 में संविधान को अमेंड करके
प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट को फंडामेंटल ड्यूटी करार दिया गया था सरकार के द्वारा। सरकार के पास आर्टिकल 253 के तहत, हमारे संविधान का आर्टिकल 253 है ना, इसके तहत पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कानून बना सकती हैं। तो यही किया सरकार ने 1972 की स्टॉकहोम कन्वेंशन के बाद। तो अभी भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की जो 26वीं मीटिंग हुई है ना, इसमें सरकार ने काफ़ी सारे वादे किए हैं। तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार एक अलग से कानून बना सकती है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस किया जा सकता है, जैसे इकोलॉजिकल लिमिट्स, एनर्जी, लैंड यूज़, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अर्बन डिज़ाइन। इन सब इश्यूज से संबंधित कानून बनवा सकती है सरकार पार्लियामेंट के थ्रू आर्टिकल 253 के अंतर्गत। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया क्लाइमेट चेंज से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 4 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।